सब कुछ जीत सकती हो तुम। मुझे यकीन है लेन से मारोगी तुम बबली को। बबली से मुकाबला नहीं है मेरा। तो फिर किससे है? स्वेतलाना। हो सकता है ऋषभ के दिमाग में कोई और बात हो। मेरा मतलब वो किसी और को चाहता हो। अपने बेटे की चाहत का दायरा जानती हूँ। ये बात तो सही है कि मेरे पास बहुत केसेस हैं और बहुत क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन ये केस कुछ खास है और मैं इसमें 100% इन्वॉल्व हूँ। मेरी जिंदगी की बदनुमा हकीकत ये है कि मैं एक मरहूम पैसे वाले की रखेल हूँ, बस। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आइंदा से कोई भी बोर्ड मीटिंग्स बुलाने के पहले मुझे आप जरूर खबर कर दीजिएगा। अगर डैडी जिंदा होते तो वो यही चाहते और यही करते, और मैं समझता हूं कि डैडी की इन भावनाओं का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती, जब तक डैडी की खाली जगह के लिए किसी को चुन नहीं लिया जाता, तब तक। मुझे खुशी है ऋषभ तुमने ये सवाल पूछा, बल्कि यही सबसे पेचीदा मामला है। मैं तो ये समझता हूं कि हमें आपस में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। कानो कान किसी को बाहर खबर नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मल्होत्रा खानदान की जागीर है। विरासत के मसले को हल करते वक्त हमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए: तजुर्बा, बिजनेस इंटरेस्ट और बुजुर्गियत। अगर तुम्हारे डैडी होते तो वो भी यही सोचकर फैसला करते। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम में कोई कंफ्यूजन है। चाचा जी, आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी हमेशा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के फायदे के बारे में ही सोचता हूं, मगर आपकी बातों में सच कम, मैनिपुलेशन ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। देखिए चाचा जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, ना ही आपसे टकराना चाहता, मगर हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे शेयर होल्डर्स का विश्वास हम पर से उठ जाए। और इस वजह से डैडी जो जगह खाली छोड़कर गए हैं उस पर मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अकल की बात करो ऋषभ, तुम अभी बहुत छोटे हो, बिजनेस के उतार चढ़ाव नहीं समझ पाओगे और ना ही संभाल पाओगे। अरे मैं तो ये चाह रहा था कि तुम्हारे डैडी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ रखकर वैसे ही ट्रेन करूंगा जैसे तुम्हारे डैडी तुम्हें करते। जल्दबाजी और बेसब्री से गलत फैसले होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखो ऋषभ, ये सब तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, इस चीज का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। चाचा जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब मेरे डैडी ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी तो उनकी उम्र क्या रही होगी? यही कुछ 20-22 साल के होंगे। बस, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है। बाय। Your packet, madam. Thank you so much. Please sign. Hi, Rohini. Oh, hello, Svetlana. Ramesh, please practice. भाई, मुद्दत हो गया तुम्हारी सूरत देखे हुए। कहाँ रहते हो? हाँ यार, कितना अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। हमारी आखिरी मुलाकात शायद। रुक क्यों गई? कहो ना। नहीं, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? जो होना था वो तो हो गया ना। ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहते हो मैं कहूंगी। हमारी तुम्हारी पिछली मुलाकात केशव के अंतिम संस्कारों के समय हुई थी, ठीक? बिल्कुल ठीक। और उस समय उस माहौल में तुमसे कुछ बातचीत भी हो नहीं सकी थी। लेकिन उसके बाद तुमने एक फोन भी नहीं किया। मैंने फोन करके बहुत मैसेजेस छोड़े थे। या तो तुम्हें मेरे मैसेजेस नहीं मिले या फिर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। अब तुम ही बताओ, सच क्या है? नहीं नहीं, ऐसी बात है ना कि कुछ काम, मेरा मतलब है कुछ घर के कामकाज और बच्चे। रोहिणी, घर का कामकाज और बच्चे सबका मसला होता है, बात कुछ और है। जब केशव जिंदा थे हम हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो मिलते थे। नहीं मिलने की वजह भी शायद यही है कि अब केशव नहीं रहे। मुझे गलत मत समझना श्वेतलाना, मगर अब तुम एक अकेली औरत हो। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं हूं तो वही जो थी।
हाँ, मेरे हालात बदल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं बदली। असली बात क्या है बताओ ना। असली बात कैसे बताऊं, वही मैं सोच रही हूँ। तुम्हें बुरा लगे या तुम्हें तकलीफ पहुंचे, ऐसा मैं नहीं चाहती। और इस एक हकीकत ने कि अब तुम एक अकेली औरत हो, इसने सब कुछ बदल दिया है। क्या बदल दिया है? यही कि जहां हमारे लिए 2 कुर्सियां रखनी पड़ती थी, वहां अब एक ही रखनी पड़ेगी, बस। स्वेतलाना, मैं समझती हूँ। जो मैं कह नहीं पा रही हूँ वो तुम समझ सकती हो। रोहिणी, मेरी सहेलियों को लेकर मैं अंधेरे में तीर चलाना नहीं चाहती, इसलिए बिना समझाए समझने की कोशिश में नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें एक बात बताती हूँ, सच जितना भी कड़वा हो, उसे सुनने की शक्ति केशव की मौत ने मुझ में पैदा कर दी है। सच तो यह है स्वेतलाना कि मेरी बाकी सहेलियां ये नहीं चाहती कि तुमसे कोई रिश्ता रखा जाए। सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं, कुछ और भी वजह है। वो क्या? वो ये कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो और अकेली भी हो। वो बाकी तमाम औरतें जो तुमसे पहले जलती थी, वो अब डरती है कि कहीं तुम उनके पतियों पर डोरे डालने न लग जाओ। पागल हो गई है क्या सबकी सब? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? उनमें से किसी के भी पति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कह देना उनसे। नाराज मत हो स्वेतलाना, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो मुझे सुनने को मिला है वही तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, थैंक यू रोहिणी। तुमने कम से कम मुझे ये तो समझा दिया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ केशव नहीं मरा, कहीं दोस्ती भी मर गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या बात है स्वेतलाना? किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी ने कोई बदतमीजी की क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो। बताओ ना, प्लीज टेल मी। माँ प्लीज, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, गला सूख रहा है। क्लब में रोहिणी मिल गई। याद है रोहिणी? मिसेस पटेल, मिस्टर पटेल रेगुलरली केशव के साथ गोल्फ खेलते थे। हाँ, वो लोग अक्सर तुम्हारे यहाँ आते थे और तुम लोग भी अक्सर वहां जाया करते थे। क्या हुआ उसे? मैंने उससे पूछा कि इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया, न फोन पर मिली न पलट कर फोन किया। जानती हूँ जवाब क्या दिया उसने? उसने कहा होगा कि अब तुम अकेली रह गई हो, केशव नहीं है, इसलिए परिवार में होने वाली पार्टियों से तुम्हारा नाम काट दिया गया, यही ना? हाँ, ऐसा कुछ ही कहा उसने, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा। शादीशुदा औरतें अब मुझसे इसलिए कतराने लग गई हैं कि कहीं मैं उनके हस्बैंड्स पर डोरे न डालना शुरू कर दूं। सोच सकते हो मम्मा, मैं जिसके नसीब में केशव था, मैं उनके मोटे और बदनुमा पतियों पर डोरे डालूंगी? ऐसा बेहुदा अपमान कभी किसी ने नहीं किया मेरा। देखो, हो सकता है ये उसके दिमाग की बात हो, किसी और ने उससे कुछ कहा ही ना हो। अपनी से ज्यादा खूबसूरत औरतों से डरना ये औरत की फितरत होती है। अगर अपनी शादी में दरार हो तो अकेली औरत से वो जरूरत से ज्यादा डरने और जलने लगती है। ऐसी औरतों की बातों का दिमाग पर असर नहीं लेना चाहिए, समझी? लेकिन मम्मा, इस शहर में ऐसी सैकड़ों औरतें होंगी और हमारी जान पहचान के दायरे में भी कुछ कम नहीं होंगी। सारे के सारे मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें करते होंगे। रोहिणी से मुलाकात होकर कम से कम ये तो पता चल गया कि दोस्ती का दम भरने वाले मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। मैं अकेली हूं ये तो पता था, लेकिन किसी छूत की बीमारी की तरह सब के सब मुझे इस तरह अकेले छोड़ देंगे, ये मालूम नहीं था मुझे। लानत भेजती हूं मैं उनके पतियों पर भी और उनकी पार्टियों पर भी, लेकिन एक दिन मैं उन सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं और कहां की हूं।
क्या बात है भाई, आजकल बहुत खोई खोई रहते हो? काम का दबाव कुछ ज्यादा हो गया है क्या? काम का दबाव तो है ही, सारी जिम्मेदारियां तो मुझ पर आ पड़ी हैं। एक तरफ घर की समस्याएं और दूसरी तरफ बिजनेस के प्रॉब्लम्स। कोई असिस्ट करने वाला नहीं है। क्यों? हर काम अकेले ही करना पड़ता है। क्यों? तुम्हारा वो लाडला ऋषभ, वो कुछ नहीं कर सकता? ये बिना कुछ किए ही वो मल्होत्रा एम्पायर्स का मालिक बनना चाहता है। बेचारा कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन अभी छोटा है। उस पर बिजनेस की इतनी जिम्मेदारी अभी उस पर नहीं डाली जा सकती। महीन, यही मौका है। उसके छोटा रहते रहते तुम बहुत बड़े बन सकते हो। देखो, अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया ना तो बहुत पछताओगे। वो लड़का दिखने में बाहर से जितना भोला भाला लगता है ना, उतना ही अंदर से चालाक है। मुस्कुराकर अपनी कोई भी बात मनवा लेता है। उसमें ये आर्ट है, उसके बाप का खून जो दौड़ रहा है उसके अंदर। लेकिन एक बात याद रखो महीन, उसका मलकियत की तरफ पहला कदम उठने से पहले तुम गद्दी पर बैठ जाओ, ये तो बहुत पछताओगे। सारी उम्र उसकी बाप की जी हुजूरी करते रहे, अब बेटे की भी करनी पड़ेगी। केशव सख्त किस्म का इंसान जरूर था, लेकिन इंसाफ पसंद नहीं। वो हर इंसान का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तुम्हें नहीं मालूम, एक दिन जब बिजनेस में मेरे गलत फैसले से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो उसने इस चीज का एहसास मुझे कभी नहीं दिलवाया। चाय पिलाओ। गलतियां इंसान से होती है, समझे? अब मरने के बाद अपने भाई को महात्मा बनाने की जरूरत नहीं है। निशी, इसमें महात्मा बनने वाली कोई बात नहीं है। जो सच है वो सच है। 50 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर उनकी जगह मैं होता ना, तो मैं उन्हें कब से कंपनी से बाहर निकाल दिया होता। ये लो, तुमने भी कोई कम काम नहीं किया उस कंपनी में। चपरासी की तरह काम किया तुमने। और काम भी कौन सा? काबिल लोगों को कम पैसे में हायर करना, और जब उनका काम हो जाए या वो नाकाम साबित हो जाए तो उन्हें फायर करना। सारी जिंदगी तुम सबके सामने शैतान बनते रहे, और तुम्हारा भाई सबके सामने देवता की इमेज लेकर बैठा रहा। केशव के बारे में तुम्हारी ये राय बिल्कुल एक तरफा है। तुम पूजा करते रहो अपने भैया की और उसके बेटे की, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह देती हूँ, अगर तुमने इस वक्त मौके का फायदा नहीं उठाया तो बहुत पछताओगे। सारे बोर्ड मेंबर तुम्हारे मुट्ठी में। भूल जाओ कि केशव भैया तुम्हारे भाई थे और तुम्हें बहुत प्यार करते थे, और भूल जाओ कि तुम्हारी नजरों में महात्मा थे, और ये भी भूल जाओ कि ऋषभ उनका बेटा है। इस वक्त तुम कसाई बन जाओ और सबको निकाल कर बाहर फेंको। अपनी जगह ऐसी बना लो इंडस्ट्री में कि तुम्हें कोई वहां से हटा नहीं सके। निशी, बिजनेस के मामले में तुम्हारी मालूमात काफी कम है। माना तुम होशियार और चालाक जरूर हो, लेकिन बिजनेस के ये प्रॉब्लम्स, इनमें तुम अगर दखलंदाजी ना दो तो अच्छा होगा। इन प्रॉब्लम्स को मुझे खुद अपने हिसाब से संभाल लेना। ठीक है, तुम ये प्रॉब्लम अपने हिसाब से हैंडल करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऋषभ और स्वेतलाना एक हो गए ना तो तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। वो सब मेरे पास मत आना रोकते हुए। क्या कह रही हो तुम? कभी पूरब और पश्चिम एक हुए, जो ऋषभ और स्वेतलाना एक हो जाएंगे? वो दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। महेन, मैं एक औरत हूँ और औरत की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। मेरा दिल मुझसे कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकती। तुम देखना, ऋषभ और स्वेतलाना एक दिन एक हो जाएंगे, और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का वो दिन कभी नहीं आएगा निशी, और ये बात मैं तुम्हें लिख कर देता। इसे अपनी तिजोरी में संभाल कर रखना। गुड बाय। बाय। इम्पॉसिबल मैन। मगर तुमने तो खुशखबरी नहीं सुनी। मैं विदेश जा रही हूँ। तुम्हें जलन नहीं हो रही? कहाँ जा रही हो? दुबई। ढेर सारी शॉपिंग करने। दुबई क्यों यार, हांगकांग या सिंगापुर चली जाती। अरे नहीं यार, नानी माँ की फ्रेंड्स है ना दुबई में, और फिर मामी ने भी फोन पर बताया था कि वो 2-3 दिन के लिए दुबई आ जाएंगी। क्यों झूठ बोल रही हो यार? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी दुनिया के किस कोने में है। ओफो, ठीक है, नानी माँ मेरी देखभाल करती है, और फिर ऋषभ भी है ना, तो फिर मैं किसी और की परवाह क्यों करूं? ओफो, नानी माँ तो तुम्हारी मम्मी की मम्मी हुई ना, तुम्हारी थोड़ी ना। और फिर ऋषभ तो तुम्हारा दोस्त हुआ, कोई रिश्तेदार थोड़ी। यही तो तुम्हें मालूम नहीं। दरअसल मैं दुबई
मेरी दहेज की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। व्हाट? तुम शादी करने जा रही हो? कब, कहाँ और किससे? बहुत ही जल्द। और एक ही तो है जिसके साथ मैं शादी करूंगी, और वो है ऋषभ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी हो रही है और किसी को पता ही नहीं? वेल, ऋषभ और मैंने तय कर लिया कि हम इस बात को राज ही रखेंगे। यू नो, केशव अंकल की मौत के बाद धूम धड़ाका अच्छा नहीं लगेगा ना। इसका मतलब तुम लोगों ने मंगनी कर ली? बहुत पहले। अगर सचमुच मंगनी हुई है बबली, तो फिर अंगूठी कहाँ है? तुम्हारी उंगली में तो नहीं है? यहाँ नहीं अंगूठी, मैं नहीं बता सकती। तो फिर कहाँ है? बैंक के लॉकर में है। नानी माँ ने उसे वहाँ रखा है। तो चलो ना नानी माँ के पास, उनसे कहते हैं अंगूठी लेकर आए, हम सबको देखनी है। यू नो, वो अंगूठी बैंक के लॉकर में भी नहीं है। और नानी माँ से मत कहना, वो बहुत नाराज हो जाएगी। नानी माँ क्यों नाराज होंगी? जल्दी से चलो ना उनके पास, हम सबको अंगूठी देखनी है। मैं तुम्हें अंगूठी दिखा नहीं सकती। यू सी, मैंने वापस कर दी ज्वेलर्स को। क्यों? यूं ही पॉलिशिंग के लिए। आओ, जब पहनी ही नहीं तो पॉलिश कैसे उतर गई? मुझे लगता है तुम हम सबको कहानियां सुनाकर उल्लू बना रही हो। अगर मुझे कहानी बनानी होती तो मैं अपनी इश्क की बनाती, मंगनी की क्यों? जब मैं दुबई जाऊंगी ना, तब तुम दोनों को यकीन आएगा। अभी ऋषभ को फोन करो, अब पता चल जाएगा तुम्हारी बात सही है या नहीं। मैं जरूर करती, मगर यू सी, तुम दोनों की बदकिस्मती है कि ऋषभ आज शहर से भाग गया है। झूठ, फिर झूठ बोली। अभी तो सुबह हमने ऋषभ को क्लब में देखा। मानती हो तुम ऋषभ से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन क्या ये सही है कि ऋषभ तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है? Can I come in, ऋषभ? रश्मि, तुम भाई अंदर तो तुम आई गई हो, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, आज मैं बहुत ही ज्यादा जानती हूँ बिजी हो, बहुत ही ज्यादा बिजी। पर क्या करती, बात ही कुछ ऐसी है जो ना फोन पर कही जा सकती है और ना टाली जा सकती है। अरे रश्मि, बेकार में पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ बात क्या है। ओहो, सारी बातें यूं खड़ी खड़ी होंगी या बैठने को भी कहोगे? सॉरी, आओ बैठो। हाँ, अब ये मत कहना कि ठंडा पिलाओ या कुछ गर्म पिलाओ, उसके बाद बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो। ये लो, मुबारक हो। थैंक यू, मगर क्यों? मंगनी मुबारक हो। ये बहुत खुशकिस्मत है बब्बू, मुझे तो उससे जलन हो रही है। रश्मि, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी कोई मंगनी नहीं हुई, डू यू अंडरस्टैंड? खबर तो यही है कि तुम्हारी मंगनी बबली से हुई है। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बेकार की बातों में वक्त जाया करती हो। अरे भाई, मुझ पर क्यों बरस रहे हो? मैंने जो सुना वो कह दिया, और फिर बबली तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इस बात को तो सारा शहर जानता है। रश्मि, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और तुम्हारी ये जितनी दोस्त है ना, जो यहाँ की बातें वहाँ करती है, उन सबको जाके कह दो कि ये बात झूठ है, सरासर झूठ, महज एक मजाक है। मगर बबली उसे मजाक नहीं समझती। उसने तो सबसे ये कहा है कि तुमने उसे मंगनी की अंगूठी बनवा कर दी है, और ये मजाक कैसे हो सकता है? भाई, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो तुमसे मंगनी की पार्टी लेने आई हूँ। पार्टी? मंगनी की अंगूठी? भाई, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे ही पब्लिक को फोन करना पड़ेगा। वैसे शी इज अ नाइस गर्ल, पता नहीं ये सब क्यों कर रही है वो, इतना बेहुदा मजाक। मंगनी जैसे रिश्ते को लेकर कोई भी लड़की मजाक नहीं कर सकती। शायद तुम भूल रहे हो। What nonsense, रश्मि? भाई, वो तो दहेज की शॉपिंग के लिए दुबई जा रही है। रश्मि, मैं जानता हूँ कि वो दुबई जा रही है, लेकिन दहेज की शॉपिंग करने नहीं, छुट्टी मनाने जा रही है वो। लगता है मुझे ही नानी माँ से बात करनी पड़ेगी। वही उसे समझाएगी कि सपने से बाहर आकर सच्चाई का सामना करे। जिस सच की तुम बात कर रहे हो, उस सच का सामना बबली नहीं कर सकती। शायद उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उस पर तुम्हारा जुनून सवार है। उसका सबसे ये कहना कि तुम इसके पीछे पागल हो। देखो रश्मि, आई लाइक हर, मुझे उससे हमदर्दी है, मगर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एनीवे, झूठी खबर देने के लिए शुक्रिया। कम से कम मैं दूसरे लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार तो हो जाऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रही हो भाई? तुम डिस्टर्ब हो, और वो बात तो हो नहीं सकती जो उस लड़के के आने से पहले चल रही थी। देखो मेरा, बैठ जाओ। बैठो बैठो। मेरे कहने पे तुम यहाँ आई थी, जब कहूंगा चली जाना, ठीक है?